जैव प्रक्रम कक्षा 10 साइंस में यूपी बोर्ड में जो चैप्टर है 6 नंबर का वो है जैव प्रक्रम। ठीक है, हम इस टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे डेली लाइफ से संबंधित है। तो जैव प्रक्रम हम जानते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवन। जैव का मतलब जीवन हो गया और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। तो जैव प्रक्रम का मतलब हुआ जीवन की प्रक्रिया। तो हम इस चैप्टर में वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे जीवन की प्रक्रिया से संबंधित होती हैं, जिनसे हमारा जीवन चलता है, जिन प्रक्रियाओं से हम जो है सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। तो जैसे हमारी प्रक्रिया हो गई वो जीवन की, श्वसन हो गई, वो हमारी हो गई पाचन हो गई, उत्सर्जन हो गई, वहन हो गई। ये सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं, अगर हम श्वसन नहीं करेंगे जीवित नहीं रहेंगे, हम पाचन नहीं करेंगे तो हम वृद्धि नहीं करेंगे और हम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे। उत्सर्जन है, उत्सर्जन से भी क्या होता है, हमें भी अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना होता है, वहन होता है। ये सारी प्रक्रियाएं हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम और भी है पोषण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोषण। पोषण करते हैं, इसमें जीव क्या करते हैं, अपने शरीर का विकास करते हैं। तो सबसे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण क्या होती है, ये 5 प्रक्रियाएं हैं जो हमारे जीवन की प्रक्रिया के साथ हमारा अनुरक्षण करती हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाता है। ये 5 क्रियाएं उसके अंदर आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, तो पोषण वो होता है, जैसे क्या होता है, कोई सजीव है, ये क्या करता है, भोजन करता है, भोजन से उसको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा से क्या करता है, वो अपने शरीर की अपनी वृद्धि करता है या विकास करता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया कहलाती है पोषण। ये प्रक्रिया कहलाती है पोषण। कोई सजीव भोजन करेगा, भोजन से उसको ऊर्जा मिलेगी और अपने शरीर का विकास करेगा, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण। ठीक है, तो पोषण जो है 2 प्रकार का होता है हमारे शरीर में। पोषण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, स्वपोषी, स्व मतलब अपना, जो जीव होता है वो अपना भोजन खुद बनाकर अपना पोषण करता है। खुद जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं और स्वयं भोजन बनाकर अपनी वृद्धि करते हैं। तो ये पोषण कहलाया स्वपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण वो होता है जो जीव क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर होकर, जो जीव दूसरे पर निर्भर होकर के या कह सकते हैं दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करके, दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करके अपनी वृद्धि करते हैं, अपना विकास करते हैं, वो कहलाते हैं विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण को हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे एक हो गया शाकाहारी, शाकाहारी भी आते हैं इसी में, जो है पेड़ पौधों को खाते हैं। मांसाहारी आते हैं इसी में, जो मांस को खाते हैं। और एक तीसरा है मृतोपजीवी, जो मरे हुए सड़े गले जीवों को खाते हैं। जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसको खाते हैं, इसमें कवक, फंगस और जो गिद्ध हैं, चील, ये सब भी जीव आते हैं। मांसाहारी में शेर, चीता, कुत्ता, ये सब भी आता है। शाकाहारी में गाय हो गई, बैल हो गया, भैंस हो गई और बकरी हो गई और हिरन हो गई, ये सब शाकाहारी हैं। एक और इसका पार्ट है विषमपोषी का, जिसको बोलते हैं परजीवी। तो परजीवी वे जीव होते हैं, जैसे इसमें पहले तो बता दें, जूं हो गई, खटमल हो गया और जोंक हो गई। ये जीव क्या करते हैं, किसी भी जीव के अंदर रह करके, किसी जीव के अंदर या बाहर रह करके वो क्या करते हैं, उस जीव से पोषण प्राप्त करते हैं और उस जीव को कोई हानि नहीं होती है, तो वो परजीवी कहलाते हैं। जैसे जूं हो गई, जो हमारा खून पीती है और अपनी वृद्धि करती है, जबकि हमें कोई नुकसान नहीं होता इससे। ठीक है, तो ये हम पोषण के बारे में पढ़ लिए। अब हम जानते हैं जो स्वपोषी पोषण होता है, जो स्वपोषी पोषण होता है, ये किन में होता है, पेड़ पौधों में होता है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण में अपना, स्वपोषी पोषण में जो भोजन बनाते हैं अपना, जिस क्रिया के द्वारा बनाते हैं अपना भोजन, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं, बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक प्रकाश संश्लेषण होने के लिए सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल,
सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल इनको जरूरी होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति, जल की उपस्थिति में, जब पौधे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज इसको बोलते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, वो ऑक्सीजन हम मनुष्य ले लेते हैं और जल देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। इसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और दूसरी चीज, ये प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पौधों को 4 चीजों की जरूरत है। पहला, सूर्य की प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जल की इन्हें जरूरत है और इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे, हम मनुष्य निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो पौधे ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसका पौधे क्या निकालते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं पौधे और मनुष्य क्या एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। अगर पौधे नहीं है तो मनुष्य जीवित नहीं रहेगा और अगर मनुष्य जैसे जीव नहीं है तो पौधे भी समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। आप कमेंट बॉक्स में अपना थोड़ा सा, अगर किसी को ज्यादा समझ में नहीं आता कमेंट दीजिए या हमारे नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमें मेल कीजिए, हम आपको दूसरी वीडियो में आपको ये चीज ज्यादा डिटेल से समझाएंगे। बाकी ये 10th लेवल का है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको बता रहे हैं पोषण। अब हम पढ़ते हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है। हमने पौधों में पढ़ लिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, मनुष्य में पोषण कैसे होता है। मनुष्य में पोषण होता है पाचन क्रिया के द्वारा, मनुष्य में पोषण होता है पाचन क्रिया के द्वारा। तो मनुष्य में भी पाचन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मानव होता है ये पाचन क्या किसकी क्रिया करता है, इसके अंदर जो है एक अलग से पाचन तंत्र होता है जिसमें क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं जो जटिल अणुओं से बने हैं वो जाते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन्स के द्वारा इनको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। तो मैंने बताया मनुष्य का पाचन। तो मनुष्य में जो पाचन होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुंह में भोजन डालते हैं। भोजन कहाँ करते हैं, मुंह में डालते हैं। तो मुंह में भोजन डालेंगे, उसके बाद वो भोजन कहाँ जाएगा, हमारे जीभ की द्वारा। सब देखो, मुंह में हमने भोजन डाला, जैसे ही भोजन मुंह में गया ये प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। और हमारे मुंह में क्या होते हैं, दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। वो क्या करते हैं, उनको चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे भोजन में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या टाइलिन जैसे स्टार्च है तो ये भी क्या होता है, पाचन हो जाता है। मुंह से जाने के बाद ये ग्रास नली में जाता है भोजन, और ग्रास नली से होकर के आमाशय या पेट में जाता है, आमाशय या पेट में जाता है। और उसके बाद आमाशय से होकर के हमारी छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत से होकर के ये बड़ी आंत में जाता है। तो भोजन का सबसे अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है और बड़ी आंत से फिर ये गुदा के द्वारा जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जो अपशिष्ट पदार्थ होता है। देखिए, जब मुंह में हमने भोजन को डाला तो भोजन अंदर गया, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है, क्योंकि अंतर्ग्रहण का मतलब अंदर ग्रहण करना, और यहीं से क्या होता है, भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। सबसे पहले मुंह में जो है, मुंह में क्या होता है, यहां पे 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक लाइसोजाइम होता है, लार ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं, ये लार ग्रंथियों के द्वारा बाहर निकलते हैं। और इसमें लाइसोजाइम होता है और क्या होता है, टाइलिन होता है। टाइलिन जो है ये स्टार्च का पाचन करता है, और जो लाइसोजाइम है अगर भोजन के साथ कोई जीवाणु कीटाणु हमारे मुंह में प्रवेश कर रहा है, शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो ये एंजाइम क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है, वो मार देता है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, तो ये एक लुगदी बन जाती है, मुंह में दांत होती है वो चबा कर एक लुगदी बनाते हैं। उसके बाद हमारी क्या होती है, जीभ होती है, जीवा होती है, ये उस भोजन को क्या करती है, ढकेल देती है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ भोजन जाता है तो ग्रास नली में जाता है। इसको अभी मैं आगे बताऊंगा, तो मैं आपको थोड़ा सा जीभ बता दे रहा हूं। ये जीभ इस तरीके की होती है, इसमें कुछ आगे ग्रंथियां होती हैं, कुछ बगल में ग्रंथियां होती हैं, और कुछ पीछे होती हैं, और कुछ बीच में ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो जो
आगे ग्रंथियां होती हैं हमारे जीव में, इसमें से हम मीठी वस्तु का स्वाद जो है ग्रहण करते हैं, कोई वस्तु मीठी है ये हम पता करते हैं, ठीक है। बगल की जो ग्रंथियां हैं इनसे अगर कोई चीज नमकीन है, कोई वस्तु नमकीन है, उसके स्वाद का पता चलता है। बीच में जो ग्रंथियां होती हैं इनसे हमें खट्टेपन का एहसास होता है, और जो सबसे पीछे ग्रंथियां होती हैं जीभ में, उनसे हम कड़वाहट का जो है आभास करते हैं, ठीक है। तो जीभ ढकेल दी पीछे, जीभ से ढकेलने के बाद ये भोजन जो है हमारी ग्रास नली से होकर के हमारे आमाशय में जाता है। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए इस तरह से हमारा माउथ है, तो ये ग्रास नली है जिसके द्वारा से होकर के ये भोजन जो है हमारे अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ग्रास नली। ये हमारा मुंह था जहां से हमने भोजन किया। तो ग्रास नली में जब भोजन आता है, ये है अमाशय जिसको हम पेट बोलते हैं, इसी को हम उदर भी बोलते हैं, अमाशय, पेट या उदर, ठीक है। तो जब भोजन आता है तो इस तरह आता है, ना कि सीधा सीधा भोजन गिरता है। इस गति को क्रमाकुंचन गति बोलते हैं, क्रमाकुंचन गति। तो जो लार होती है भोजन के साथ मिलकर भोजन को लुगदी बना देती है, जिससे क्या होता है, भोजन फिसलने में भी मदद होती है। और ये जब आमाशय या पेट में आता है तो आमाशय में हमारे जो है, अगर एक मिनट, ये क्या होता है, आमाशय से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आमाशय से पाचन हो जाता है। अगर हम आमाशय को इस तरह काट दें तो कुछ, अगर हम आमाशय को काट दें कुछ इस तरह से ही होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका ये चित्र बनाते हैं तो ये 3 प्रकार की इसमें ग्रंथियां मिलेंगी, एक ये, और इसके ऊपर एक लेयर होगी। तो जो अंदर की लेयर होती है, यहां से जो है म्यूकस निकलता है, म्यूकस मतलब बलगम निकलता है, ठीक है। और इसके ऊपर वाली, नीचे वाले से म्यूकस निकलता है, ऊपर वाले से HCl अम्ल का स्राव होता है। इस HCl अम्ल का pH 1.5 से 2.5 तक होता है। इतना जो है सांद्र HCl है, अगर इसको हम बाहर से ले लें तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर होता है। ये भोजन को अम्लीय बना देता है। जैसे ही भोजन जाता है, अगर कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, मान लीजिए मुंह से बच गया, वो मुंह की लार ग्रंथियों से, जैसे ही पेट में जाएगा ये HCl अम्ल उसको जो है खत्म कर देता है। 4 घंटे भोजन ये हमारे आमाशय में रहता है, पेट में 4 घंटे ये भोजन रहता है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, इसका अच्छी तरीके से मिक्स होता है, लुगदी बनती है, और ये म्यूकस क्या करता है, इस HCl अम्ल से बचाता है हमें। किनारे किनारे ये म्यूकस है, इस कोई जो है प्रभाव इसका हमारे शरीर पे नहीं पड़ पाता। कभी कभी हमारे शरीर में पेट दर्द होता है या जलन होती है, तो क्या होता है, ये HCl जो अम्ल है ये अगर ज्यादा मात्रा में निकल जाता है तो हमारे शरीर में पेट में दर्द और जलन होने लगती है। तो इसके लिए हमें डॉक्टर सलाह देते हैं, आप कोई एंटासिड लीजिए, कोई छार लीजिए, जिससे हमारे पेट का क्या होता है, 5 सेकंड 10 सेकंड में आराम हो जाता है। इससे हम लोग इनो लेते हैं तो आराम हो जाता है, ठीक है। तो ये HCl अम्ल क्या करता है, घाव भी कर देता है। अगर यही HCl अम्ल जो है जीवाणुओं को भी मारता है। भोजन का माध्यम यहाँ कैसे बना देता है, अम्लीय बना देता है, ठीक है। भोजन का माध्यम अम्लीय, भोजन अम्ल हो गया। इसके बाद ये भोजन इस नली से होता हुआ हमारी छोटी आंत में आता है। ये छोटी आंत है, छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर है हमारे शरीर में। पेट में होता है 7.5 मीटर इसकी लंबाई है, लेकिन इसको छोटी आंत बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ी ही दूर में इसकी नलियां इस तरह घूम करके जो है व्यवस्थित रहती हैं। तो छोटी आंत में क्या होता है, अंतिम पाचन होता है हमारे भोजन का, अंतिम पाचन होता है हमारे भोजन का छोटी आंत में, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं कि जो ये अमाशय है, अमाशय में जो है 2 प्रकार, अमाशय से क्या निकलता है, जठर रस बनता है। जठर रस में 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक पेप्सिन होता है और एक रेनिन होता है। पेप्सिन क्या करता है, हमारे शरीर में अगर हम जो भोजन किए हैं उसमें अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन जो होता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, रेनिन क्या करता है, रेनिन जो हम दूध पीते हैं, दूध में जो प्रोटीन होता है उस दूध के प्रोटीन का जो है ये पाचन करता है रेनिन एंजाइम। अगर इनमें से किसी भी और ये दोनों एंजाइम तब जो है सक्रिय होते हैं जब HCl अम्ल जो है यहां से निकलना प्रारंभ करता है, तब ये सक्रिय होते हैं, तब ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये कहां से निकलते हैं, जठर रस इन दोनों हार्मोन से
एंजाइम से बना है। इसके बाद ये आता है कहाँ पर, छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भी 3 प्रकार के हार्मोन एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज ट्रिप्सिन होता है और रेनिन पेप्सिन। यहाँ लिपिड का पाचन होता है, लिपिड या वसा, ये वसा का पाचन करता है। ये अगर प्रोटीन बच गई है तो उस प्रोटीन का पाचन करेगा। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके का होता है जो हमारे आमाशय में छोटी आंत में पाचन होता है, अगर बच गया है तो। नहीं तो छोटी आंत में क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक ऐसे मुट्ठी कर लिया तो इस प्रकार जो निकल रहा है, तो इस तरीके की संरचना होती है। कहाँ पे, आमाशय में। ऐसे मान लीजिए आमाशय है, इस तरीके की संरचना होती है इसकी। जैसे ये भोजन इसमें आता है, ये कैसे होता है, ऐसे बड़ी एक्सपैंड हो जाती है, ऐसे एक्सपैंड हो जाती है, इस तरह से हो जाता है इसका आकार, और भोजन इसमें आता है। तो इसमें छोटी छोटी जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको हम बोलते हैं विलाई बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। तो ये विलाई का काम क्या होता है, भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करती है। ये उनको अवशोषित करके हमारे ब्लड में डालती है, जिससे हमको क्या होता है, ब्लड में हमारे ऑक्सीजन होती है, और ये भोजन का जो पोषक तत्व ये ग्लूकोज के रूप में होता है, वहाँ से ग्लूकोज टूटता है और हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये क्या करता है, विलाई अवशोषण करता है पोषक पदार्थों का। उसके बाद जो भी पदार्थ यहाँ से बचता है छोटी आंत से, वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है यहाँ पे गुदा होती है, गुदा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब आपको मैं 2 चीज इसमें भूल गया था बताने के लिए। यहाँ पर होता है यकृत। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यकृत, इसको लीवर बोलते हैं। लीवर फेल भी हो जाता है बहुत लोग का। बहुत लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, अगर आप अब और ड्रिंक किए तो आपका लीवर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो लेकिन ये भी डॉक्टर सलाह देते हैं अगर आप लिमिट में ड्रिंक करेंगे तो आपका लीवर भी रहेगा सेफ और आप भी सेफ रहेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, वो जो ड्रिंक हम करते हैं वो जाकर के लीवर पर हमारे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। लेकिन हमारे लीवर में क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अगर लीवर खराब हुआ, आप 2 दिन ड्रिंक नहीं किए, तीसरे दिन लीवर अपने आप फिर सही हो जाएगा। अगर कहीं पे कोई पार्ट डैमेज हुआ तो फिर से हो जाएगा। लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं डॉक्टर, लीवर लगाते हैं, वो लीवर पूरा नहीं लगाते, थोड़ा सा पार्ट जो है किसी दूसरे व्यक्ति का दूसरे शरीर में लगाते हैं, और 15-20 दिन बाद वो अपना जो है फिर से लीवर डेवलप हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। तो ये यकृत है, ये लीवर है, ये सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का। इसका काम होता है पित्त रस बनाना। ये पित्त रस बनाता है, और वो पित्त रस यहाँ पे बनने के साथ ये धीरे धीरे करके आता है, इस जो है हमारे छोटी आंत में जो है मिल जाता है, किनके साथ, भोजन के साथ। और इसका पित्त रस कैसा होता है, क्षार होता है। तो यहाँ पे क्षार है, यहाँ पे अम्ल है, अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन बनाते हैं, तब ये छोटी आंत में आता है, पाचन होता है। लेकिन अगर यही जो है ज्यादा मात्रा में यही निकल जाए, अगर यही पित्त रस ज्यादा मात्रा में निकल जाए, तो बगल में एक ग्रंथि होती है जिसको पित्ताशय बोलते हैं, जिसको पित्ताशय बोलते हैं। इस पित्ताशय में आकर के ये इकट्ठा हो जाता है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि पित्त जो है कहाँ बनता है, तो पित्ताशय भी ऑप्शन होता है, पित्त और यकृत भी होता है। लोग पित्ताशय पे लगाते हैं, लेकिन बनता कहाँ, यकृत से पित्त बनता है, और वो पित्ताशय में आके इकट्ठा होता है। तो एक रोग आपने पढ़ा होगा, पीलिया। पीलिया रोग में क्या होता है, हमारा शरीर के अंगुलियां जो है और आंखें क्या होती है, पीली हो जाती हैं। तो देखो जो पित्त रस है, इसका रंग कैसा होता है, पित्त का पीला रंग होता है। इसका रंग कैसे होता है, पीला रंग होता है। जब ये ज्यादा मात्रा में निकल जाता है तो इसी भी पित्त रस में एक एल्ब्यूरिन होता है। एक क्या होता है, एल्ब्यूरिन। इसके कारण जो है ये पूरा पीला रंग पूरे शरीर में फैल जाता है, और हमें पीला पीला शरीर दिखने लगता है, पीलिया होता है, ठीक है। तो ये पित्ताशय, पित्त ज्यादा निकलने की वजह से होता है। ये भोजन को यहाँ पे क्षारी बना दिया। उसके बाद यहीं पे एक अग्नाशयी ग्रंथि होती है, यहीं पे क्या होती है, एक अग्नाशय ग्रंथि होती है। ये अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशयी रस निकलते हैं, और अग्नाशय रस में क्या पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है।
अग्नाशय से एक हार्मोन्स भी निकलता है, इंसुलिन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या करता है, शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, नियंत्रित करता है हमारे शरीर में, जिससे क्या हो, उतनी ही मात्रा में शुगर रहे हमारे ब्लड में जितनी ज़रूरत है। क्योंकि अगर शुगर की मात्रा बढ़ी तो हमको हाइपोग्लाइसीमिया एक रोग होता है, ये होता है। और अगर इस शुगर की मात्रा कम हुई तो हमें एक रोग हो जाता है, वो होता है मधुमेह या डायबिटीज या शुगर भी बोलते हैं इसको। तो ये हो जाकर क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा कम हुई तो इंसुलिन की मात्रा कम होगी, शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, और इसके साथ आपको ब्लड प्रेशर, ये सारी परेशानियां भी, बहुत सारी बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, टॉयलेट के साथ भी आपको शुगर आने लगता है। आप देखेंगे जो टॉयलेट करेंगे तो उसमें चींटी ये सब भी लगते हैं। तो ये क्या होता है, मधुमेह बीमारी हो जाती है। तो डॉक्टर सलाह देते हैं आप जो है शुगर की चीजें मत लो। तो ये कंट्रोल कौन करता है, अग्नाशय करता है। यहाँ पे पाया जाता है इंसुलिन के कारण होता है, ये बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाती हैं। उसके बाद ये जो अग्नाशय से होता हुआ फिर ये छोटी आंत में, अब यहीं पे छोटी आंत के साइड में ऐसे से एक होता है बड़ी आंत बोलते हैं। ये ज्यादा बड़ी नहीं होती छोटी आंत से, लेकिन ये साइड में होती है, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। इसमें कोई पाचन नहीं होता है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अर्थ इतना पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, जब हम पानी पीते हैं तो सारा जल जो है, पानी है, इसी में आकर इकट्ठा हो जाता है, इसी में आके इकट्ठा हो जाता है। इसमें एक तरीके से समझ लीजिए जल का अवशोषण होता है, जल का पाचन होता है। ठीक है, हम लोग जब ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारा पेट क्या चलता है, ढब ढब करता है ना, तो वो पानी कहाँ इकट्ठा होता है, आकर के बड़ी आंत में इकट्ठा होता है साइड में। या हम खाना खाने चल रहे हैं, भोजन करने जा रहे हैं, पानी पी लिए तो ऐसा लगता है कि पेट भर गया, अब हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चारों ओर से आकर के हमारी छोटी आंत को कवर कर लेता है। ठीक है, तो इससे हमें भूख जो है कम हो जाती है। तो फिर ये जल बड़ी आंत में रहता है। बड़ी आंत से क्या होता है, जाता कहाँ है, ये वृक्क में, किडनी में जाता है, और किडनी से छन करके ये बाहर निकलता है। तो हम वृक्क के बारे में, ये उत्सर्जन तंत्र में आता है, उस चैप्टर में इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो है केवल मनुष्य का पाचन तंत्र है, मनुष्य में पाचन कैसे होता है उस क्रिया के बारे में हमने इस चैप्टर यहाँ पे पढ़ा है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद।